नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आधुनिक इतिहास के अपने दो कड़ियों में उन महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास किया जिसको शायद आप लोग कम जानते थे, या ये कहिए कि हमारा पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करता है। जी हाँ मित्रों, मेरा यूट्यूब पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि अपने भारतीय इतिहास के संग्रहालय से उन महापुरुषों के बारे में आपके लिए थोड़ी सी सामग्री दूं जिनके बारे में शायद आप अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने इतने बड़े काम किए लेकिन उनका नाम ज्यादा नहीं है, और जिनका नाम है उनको तो सारी दुनिया बताती है। मेरा प्रयास है उन लोगों को आपके सामने लाऊं जो छिप गए, जो छप गए वो तो सभी लोग जानते हैं। चलिए मित्रों, आज इसे तीसरी कड़ी में मैं एक ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महती भूमिका निभाई, बल्कि अगर उनका बस चला होता तो शायद 1915 में ही हम लोग आजाद हो गए होते। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार से मिस्टर सचिन तेंदुलकर, हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की आड़ में मिस्टर राहुल द्रविड़ की प्रतिभा का उतना प्रस्फुटन नहीं हुआ जितना हम लोग जानते हैं। जब जब द्रविड़ ने अच्छा खेला, सचिन ने उनसे अच्छा खेला, इसलिए उनकी वो प्रतिभा नहीं आ पाई जो उनमें है। उसी प्रकार से हमारे कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो लाजवाब, जिन्होंने ऐसा शौर्य का प्रदर्शन किया लेकिन उनसे थोड़ा सा ज्यादा किसी ने किया, या उन पर ध्यान लोगों का कम गया, मीडिया का कम गया, इसलिए वो बेचारे छिपे रह गए। जी हाँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश का एक ऐसा बेताज बादशाह, एक ऐसा युवाओं का प्रेरणा स्रोत आज भी मेरे ख्याल से जिसके व्यक्तित्व पर एक दाग भी नहीं होगा, जिनको अगर देशभक्ति की मिसाल मानी जाए और आधुनिक युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाए तो मिस्टर सुभाष चंद्र बोस हमारे एक ऐसे नेता जिनको हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। उनको बनाया किसने? उनको तो उनके व्यक्तित्व ने बनाया, उनके जीवन चरित्र ने बनाया, लेकिन उनका नाम जिस संस्था से सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है, आजाद हिंद फौज, उस संस्था को बनाने वाला असली कौन था? हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। जी नहीं मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने उसको बहुत नई ऊंचाई दी, बहुत ऊंचा उसको लेके गए, लेकिन उसका कर्ता धर्ता कौन था? उसका सबसे बड़ा संस्थापक कौन था? क्या कीरत सिंह का नाम आपने सुना है? क्या आपने कैप्टन मोहन सिंह का नाम बहुतों बार सुना है? क्या आप हमारे रास बिहारी बोस को जानते हैं? जी हाँ मित्रों, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो नेपथ्य में रहकर भी उन्होंने भारतीय आंदोलन के बहुत काम किया। तो सबसे बड़ा नाम उसमें मैं लूंगा रास बिहारी बोस। जी हाँ मित्रों, सुभाष चंद्र बोस को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, इस बंदे को, हमारे इस महापुरुष को कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं रास बिहारी बोस? ध्यान दीजिएगा कि रास बिहारी घोष से अलग है। ये रास बिहारी घोष उदारवादी कांग्रेसी नेता थे और ये क्रांतिकारी नेता थे। इनसे कोई पार्टी से लेना देना नहीं था, खास करके राजनीतिक पार्टी से। ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे। ये भगत सिंह चंद्रशेखर के पूर्ववर्ती क्रांतिकारी थे, लाला हरदयाल के साथी थे, सचिन दास सान्याल के दोस्त थे। कहने का मतलब बहुत बड़े क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस जब अलग हुई थी पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन में, हमने पहले जिक्र किया है, 1907 में कांग्रेस में दो फाड़ हुआ, नरम दल गरम दल, और दोनों जब जिस समय अलग हुए हैं उस समय सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी घोष वो कांग्रेसी नेता, ये रास बिहारी घोष दूसरे थे। चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये महापुरुष कैसे थे। मैं तो इतना कहूंगा मित्रों कि सुभाष चंद्र बोस के इज इक्वल थे ये, माने इक्विवेलेंट, इनका अगर मूल्यांकन किया जाए तो उनके समकक्ष आते हैं। बस यही है कि जिस समय वह बूढ़े हो गए, कमान पकड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन सारा गुड़ागड़ित किया हुआ प्रारंभ का आजाद हिंद फौज का मिस्टर ये रास बिहारी बोस। चलिए देखते हैं इनका जन्म
बंगाल में, क्योंकि 25 मई जन्म डेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, 1886 वही कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1 साल बाद। ठीक है, 85 में कांग्रेस बना, 86 में तो बंगाल में इनका जन्म हुआ। ठीक ठाक खाते पीते घर से थे। क्योंकि आपको पता है मित्रों कि ज्यादातर क्रांतिकारी संगठनों का संचालन हमारे भारत में अगर कहीं से हुआ तो बंगाल से हुआ। तो ये भी बंगाली थे। तो इधर उधर किए अपना, उसके बाद शिक्षा अपनी पूरी किया। शिक्षा पूरी करने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में ये कुछ समय तक अध्यापन किए, मतलब वहां पर नौकरी किए। उसके बाद चूंकि इनके पिता भी उसी ड्यूटी में थे, तो ये जो देहरादून है, आपको पता होगा देहरादून में क्या है, वन अनुसंधान संस्थान, वन शोध संस्थान या अनुसंधान संस्थान, ये वहां पर क्लर्क हो गए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमारे भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान वन का अगर कहीं है तो देहरादून में है। देहरादून में उत्तराखंड में है। तो वन अनुसंधान संस्थान में क्लर्क हो गए, क्लर्क लिपिक हो गए, और धीरे 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 करते 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 वो हेड क्लर्क हो गए। तो अच्छी खासी कमाई होने लगी। उन्होंने एक नौकर भी रख लिया था, उनका नाम था, उस नौकर क्या, नौकर कम दोस्त भी था ये बंदा। इनका नाम था बसंत कुमार विश्वास। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये महापुरुष आपको जानना चाहिए। बसंत कुमार विश्वास इनके नौकर थे। बाद में इनका काम बहुत बड़े जोरों पर हुआ, लेकिन अभी देखते हैं कि ये काम करते करते इनको लगा कि मजा नहीं है, क्या लाइफ है यार, केवल कमाओ खाओ पियो मर जाओ, कुछ इसमें रोमांच नहीं है। या ये कहिए कि देश गुलाम है और थोड़े बहुत खा पी के लिपिक बन के थोड़ा बहुत पैसा कमा के मजा नहीं आ रहा है। तो ये घूमने टहलने, या ये कहिए कि क्रांति को परखने के लिए बंगाल जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कई जगह जाते हैं। तो हाँ, बंगाल में एक युगांतर नामक संगठन था मित्रों। हमने जो काकोरी कांड के 4 शेर में जिक्र किया था, अनुशीलन समिति, उसी से कुछ टुन्न मुन्न होके एक संगठन बना था युगांतर। इसके संगठन से जुड़ने के बाद, इस संगठन से जुड़ गई और एक जतिन घोष करके, जतिन बनर्जी करके एक इंसान से मिले। उन्होंने इनकी अंदर एक ऐसा जोश भरा कि क्या कर रहे हैं यार, तुम लिपिक बन के, तुम क्लर्क बन के पूरी जिंदगी गुजार देना चाह रहे हो। तो उन्होंने जोश भरा, और जोश भरने के बाद इनके मन में आया कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो वही उसी पर करते करते इनके मन में आया कि चलो कुछ क्रांति करते हैं, कुछ तो बड़ा काम करते हैं जिससे ये देश हिल जाए। तो उसी दौर में इनको मौका मिलने वाला था। आपको पता है मित्रों कि 1911 में हमारे देश की राजधानी दिल्ली बनी। उस समय इंग्लैंड का जो राजा था, चूंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, इंग्लैंड का राजा था जो जॉर्ज पंचम, वह यहाँ पर दरबार लगाया था। कल्पना करिए, हमारा देश भारत, लोग हमारे, सैनिक हमारी, थोड़े बहुत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, और वहां का राजा यहाँ पर दरबार लगा रहा है। हम राजतंत्र में नहीं थे, ठीक है, गुलाम थे, लेकिन दरबार लगा के लोग, नौकरों की फौज खड़ी हो रही है। मैंने 1911 वाले चैप्टर में आधुनिक इतिहास में बहुत लंबे जिक्र किया है। यहाँ पर छोटे में बताऊंगा कि इतना बड़ा दरबार लगता है, वो दिखाने के लिए, शान और शौकत दिखाने के लिए कि देखो इंडियन कुत्तों, हम तुम्हारे पर राज कर रहे हैं, देखो हमारा राजा आ रहा है, तुम लोग सलाम कर रहे हो, हमारे पैरों के जूती के बराबर हो। तो वहीं पर कुछ क्रांतिकारियों के मन में एक उबाल आ रहा था, इनका बदला तो लेना है, बदला तो लेना है। ध्यान देना मित्रों कि अगर 1910 से 1916 तक हमारे देश को वायसराय माने करता धरता मुखिया, जैसे आज राष्ट्रपति वैसे वायसराय, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने सारा व्यवस्था किया था, इन्होंने सारा व्यवस्था किया था इसका। जॉर्ज पंचम, चूंकि अभी तक कलकत्ता राजधानी थी, यहाँ पर कलकत्ता राजधानी थी, अब आ रहा दिल्ली यहाँ पर। ठीक है, 1911 में, यह दिसंबर की बात है मित्रों, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर की बात है। दुनिया भर का दरबार लगा, वहां पर सब कुछ निर्णय हुआ कि अब की बार राजधानी यहीं पर आएगी। ये तो चले गए, सारा कांड हो गया, सब कुछ समझ में आ गया सबको कि नहीं,
अब कोलकाता से दिल्ली आ रही है। और पहली बात ये कोलकाता वाले थे हमारे घोष जी, बोस जी, ये तो बंगाली थे। इनको लगता था कि यार ये यहाँ पर क्रांति का सबसे अच्छा नेतृत्व हो सकता है, ये यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, दिल्ली में क्या है अभी, खौल रहे थे। दूसरी बात कि इनके दरबार का उत्तर देना चाहते थे। तो 3-4 लोगों ने मिलकर कुछ प्लानिंग किया कि बड़ा विस्फोट किया जाए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक सैंडर्स को मारने वाले भगत सिंह को पूरा देश ने, पूरा विश्व जानता है, और इतना बड़ा कांड करने वालों को बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, तो इन्होंने प्रयास किया, 3-4 लोग मिलकर के, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए, आप ट्रेन बजाते रहिए, हम रुकने वाले नहीं है। अब बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। बहुत रुक गए मित्रों। ट्रेन की आवाज के चक्कर में मैं बहुत पूरी की पूरी रात गुजर जाती थी काट कर। फिर मुझे लगा कि जिनको तमन्ना है, जिनको पढ़ने का जज्बा जोर से, वो आवाज पे नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा माफी चाहता हूं, ऐसे आवाज अगर विघ्न डालते हैं तो। लेकिन आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, जज्बात है, तो आप देखिए, समझिए। जी हाँ मित्रों, बाल मुकुंद गुप्त और हमारे बसंत कुमार विश्वास और मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी, ये मुख्य लोग थे। प्लस इसमें हनुमान सहाय भी, और भी कई लोग थे, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, हनुमान सहाय, इन लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग किया कि चलो यार इसको सबक सिखाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग को सबक सिखाते हैं। जी हाँ, इसका भी देखो कि 1 साल पहले राजा का दरबार लगा, और 1 साल बाद 10 दिसंबर में, 23 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर 1912, ध्यान दीजिएगा, 1912, राजधानी तो हो गई दिल्ली, राजधानी तो हो ही गई थी। उसी में हमारा राष्ट्रगान भी गाया गया था, जनगण मनगढ़ गाया गया था। पहली बार उस पर बवाल भी हुआ था कि इन्होंने जॉर्ज पंचम की चापलूसी में गाया था। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग अपना झांकी निकाल रहा था, अपना रथ यात्रा निकाल रहा था, बहुत बड़ा है ना, दिल्ली दरबार लगा रहा था। अब कल्पना करिए कि क्या मतलब है झांकी निकालने का, तुम इतने बड़े हो गए हो, एक वायसराय हो के, राजा तो अभी हमको कुचल के गया ही है, हमारी भावनाओं को कुचल के गया, बाहर से आकर के हमारे सारे सम्मान को लेकर गया। लेकिन ये भी हाथी पर बैठकर, अपने पत्नी को बैठाकर, साथ में अंगरक्षकों को बैठा करके, और बहुत बड़ा चांदनी चौक से एक उसका कारवां गुजर रहा था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग को मारने की प्लानिंग करते हैं ये लोग, 4-5 लोग मिलकर के, और भी कुछ लोग थे, लेकिन ये मुखिया 4 थे। तो इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कांड हो जिससे पूरा देश हिल जाए। तो ये बंदा हाथी पर बैठा हुआ था, इनकी पत्नी भी बैठी थी पीछे एक गन लेकर के, और हजारों लोग गन लेकर के, बंदूक लेकर के, यहाँ तक कि कुल सीआईडी जासूस भी फैले हुए थे कि कोई कहीं बदमाशी न कर पाए। क्योंकि ये एक वायसराय, ठीक है, अभी उनका एक जलवा प्रशासक का होता था, लेकिन अब राजा की तरह वो भी हाथी की सवारी करने लगे। और चांदनी चौक, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का चांदनी चौक, अक्षय कुमार की जन्मस्थली, चांदनी चौक से गुजर रहे थे। तो इनको मिस्टर बसंत कुमार विश्वास, जो इनके नौकर भी थे देहरादून में नौकर थे, इनको कहा गया कि बम लो, इनको ऊपर फेंको। बम फेंकना था, चूंकि बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत मजबूत थे। ये क्या काम किए कि जब चांदनी चौक से गुजर रही थी सवारी इनकी, तो वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक के छतों पर कुछ लोग खड़े थे, चूंकि पूरा देश देख रहा था, तो ऊपर से लोग झांक करके देख रहे थे। तो ये मिस्टर बसंत कुमार विश्वास या साड़ी पहन लेते हैं, साड़ी पहन के औरतों के वेश में जाकर के खड़े हो जाते हैं महिलाओं में खड़े होकर सोचते हैं कि सबका ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि जो इनकी पत्नी थी, लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी थी, ये बहुत अच्छे हीरे की माला पहनी हुई थी। तो उन्होंने सबको दिखाया कि देखो वो हीरे की कैसी माला पहनी हुई है। जब तक वहां पर लोगों की निगाह जाती, तब तक तो उन्होंने बम फेंक दिया। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य कि वह बम फूटा किसके ऊपर, महावत, जो हाथी चला रहा था, महावत उड़ गया और लेडी भी बच गई, ये भी गिर गया, काफी चोट आई, काफी बम के छर्रे वर्रे लग गए, काफी चोट आई। यहाँ तक कि जो पीछे कुछ और लोग भी मरे,
कुछ और लोग भी मरे, लेकिन ये बच गया, हार्डिंग बच गया। अफरा तफरी मची। कल्पना कर सकते हैं कि एक वायसराय पर, एक राष्ट्रपति पर हमला किया जा रहा है, और सरेआम हमला किया जा रहा है, जहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर और मनमान शस्त्रधारी सैनिक थे। उनके बीचों बीच जाकर के मिस्टर बसंत कुमार विश्वास ने बारूद फेंका, गोला फेंका, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि बच गया। नहीं तो सोचिए, सैंडर्स एकमात्र पुलिस अधिकारी था, छोटा सा अधिकारी था, और ये पूरे वायसराय थे। पहली बार वायसराय को मारने का एक दुस्साहस किया था लोगों ने। जी हाँ, उसके बाद धरपकड़ शुरू हुआ। अब कल्पना कर सकते हो, बस तो गया वो, धरपकड़ शुरू हुआ। ये भाई साहब भग गए बंगाल अपने यहाँ, ये भी बंगाली थे, भग गए अपने बंगाल। कुछ लोग इधर उधर सब छटक पटक गए। लेकिन जब अंग्रेजों पर बनती है ना, कहते हैं कि जब पुलिस पर मार पड़ती है, अपराधी तब तक सुरक्षित है जब पुलिस को हत्या नहीं करता पुलिस की। पुलिस की हत्या होती है तो पुलिस खोल जाती है और क्या क्या करती है, शायद सबको पता होगा। तो उसी प्रकार से ये लोग खोल गए और धरपकड़ शुरू हुई। ये बेचारे अपने पिताजी की अंत्येष्टि में आए घर पर, लोगों को शक तो हो ही गया था, पुलिस है, सीआईडी है, सब जांच पड़ताल कर ली। जहीं अपने पिता को मुखाग्नि देने आए, पकड़ लिए गए। पकड़ने के बाद इनको मारा पीटा गया। फिर धीरे धीरे अगल बगल सबको, धीरे धीरे सबको पकड़ लिया गया। ये भी पकड़े गए, ये भी पकड़े गए, ये भी पकड़े गए, ये भी पकड़े गए। यानी धरपकड़ जब शुरू हुआ, केवल हमारे कौन भगे, जो सबसे करता धरता थे, हमारे रास बिहारी बोस। यही तो सब कुछ इन्होंने बनाया था, सारा कुछ गुड़ागड़ित इन्होंने किया था। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सब कुछ करता धरता रास बिहारी बोस थे, इन्होंने ही बम फेंकवाया। नाम इन्हीं का आता है, लेकिन चूंकि बड़े बड़े लोग अपना काम सिर्फ अपने हाथों से नहीं करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो इन लोगों से करवाया, पर अपने तो थोड़ा सा इधर उधर हो लिए, नहीं पकड़े गए। ये सब पकड़ लिए गए और लंबी प्रक्रिया चली। ध्यान दीजिएगा, 1912 में 23 दिसंबर को कांड हुआ और इन पर मुकदमा चला। चारों के चारों पकड़े गए, ये भी पकड़े गए। इन पर मुकदमा चला और काफी दिन तक मुकदमा चला। उसके बाद 8 मई 1915 और 11 मई 1915, ध्यान दीजिएगा, 8 मई 1915, 11 मई 1915। शायद आप लोगों को दिखाई न दे रहा हो, मैं मिटा दूं। 8 मई, जी हाँ, 8 मई 1915 को इन तीनों को फांसी लगी। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को, मास्टर रमीचंद को और अवध बिहारी को। ये मित्रों दिल्ली गेट, जहां पर आज हमारा अबुल कलाम आजाद जो विश्वविद्यालय है, जो वहां पर इनको तीनों को दिल्ली में फांसी दे गई। उसको खूनी दरवाजा बोलते हैं, दिल्ली गेट, जहाँ खूनी दरवाजा बोलते हैं। और इनको 11 मई को दिया गया। किसको? मिस्टर बसंत कुमार विश्वास को। नहीं, ये लोग बहुत अपील किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि पहले इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको लगा कि अरे यार, इतना बड़ा कांड किए, आजीवन कारावास केवल बच जाएंगे। तो उन्होंने फिर से लाहौर कोर्ट में अपील किया, क्योंकि उनको कहीं से सूचना मिली कि ये लोग कुछ और डकैती में, मारपीट में लाहौर में भी इन्वॉल्व थे। तो इसलिए लाहौर में इन्होंने अपील किया। और वहां का उस समय गवर्नर कौन था पता है आपको? वहां का गवर्नर था माइक ओ डायर। याद करिए, जनरल डायर, माइक ओ डायर, 2 डायर थे मित्रों। पंजाब में जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस समय पंजाब का गवर्नर माइक ओ डायर था, लेकिन जिसने बंदूक चलाया, गोली चलवाई, मरवाया हजारों लोगों को, वो जनरल डायर था, क्योंकि वो फौजी था, वो प्रशासक थे। तो माइक ओ डायर था और सब कुछ उन्हीं के पक्ष में हुआ, उनको फांसी मिल गई। तो 3 को फांसी 8 मई को दी गई और 1 को फांसी, हमारे बसंत कुमार को फांसी ये 11 मई को दी गई। कहां पर? इनको जालंधर में दिया गया, माने पंजाब में दिया गया। ठीक है, तो इन और हनुमान सहाय को मिला था वो क्या नाम है, काले पानी की सजा, लेकिन उन्होंने फिर अपील किया। इसके बाद इनकी सजा को 7 साल में बदल दिया गया। 7 साल, ये बच गए 7 साल बाद। तो ये कहानी चल रही थी रास बिहारी बोस की। जी हाँ, अभी कौन सी कहानी थी? प्रारंभिक कहानी। इसके बाद इनकी चतुराई देखिए कि जब रास ये सब पकड़े गए, इधर तो फांसी लग गई, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, ये भगे। कहां भगे? अपने देहरादून, जहां पर क्लर्क थे, ये गए वहां पर
और एक ही 2 दिन बाद सारे लोगों को वहां देहरादून में जुटाया और बहुत बड़े सम्मेलन किया और वहां पर इस हमले का विरोध किया, इस हमले की निंदा की कि हमारे वायसराय पर जिन्होंने भी बम फेंका वह बहुत बड़ा जघन्य हत्या का अपराध किया, ये गलत है ये। और लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए एक तो अपने ही करता धरता थे, दूसरे आकर के सम्मेलन करके लोगों का दिल जीत लिया, अरे वाह अंग्रेजों का भक्त है, पिट्ठू है। तो वहां पर लोग उनके ऊपर शक नहीं किए, बच गए। लेकिन धीरे धीरे धरपकड़ होते 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 लगा कि ये कहीं न कहीं से इन्वॉल्व है। और उधर मित्रों एक चीज और चल रहा था, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यूएसए में एक थे मिस्टर लाला हरदयाल, ध्यान दीजिएगा, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने कौन सा आंदोलन चलाया था? गदर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, ये भी 1914-1915 में चला था। तो गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना की थी कि किसकी थी, ये हम बाद में देखेंगे। बस ये जानिए कि लाला हरदयाल जब भी कहीं नाम आता है तो गदर आंदोलन थे। कहां? अमेरिका में थे। ये भी यहां से भगे हुए थे क्योंकि इनका काम एक दूसरा था। जब यहां थे तो ये और ये सब एक ही थे। यहां तक कि जो पिछले अध्याय में मैंने चर्चा किया था बनारस के, हमारे दिमाग से निकल गया वो नाम, जी हाँ। तो ये सारे लोग सब एक ही साथ थे। इनकी एक प्लानिंग हो रही थी। क्या प्लानिंग हो रही थी मित्रों? देखिएगा ये कौन सा दौर है? 1914-15 का दौर है। इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ज्यादातर हमारे सैनिक, ध्यान दीजिएगा, ये भारत के सैनिक सब इधर चले गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, ब्रिटेन से लड़ने, यानी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने और जर्मनी से लड़ने, इन सबसे चले गए थे। तो यहाँ बहुत कम सेना रह गई थी। इन लोगों ने क्या सोचा? सोचिए, लाला हरदयाल, हाँ बनारस का नाम याद है, सचिंद्र सान्याल, सॉरी सचिंद्र नाथ सान्याल, ये भी और ये भी, सब तीनों एक ही साथ थे। इनका एक मूवमेंट चल रहा था क्या कि अब तो बहुत कम लोग हैं, भर्ती मनमान ले रही है। ये जो अंग्रेज सरकार है सोच रही कि मनमान भर्ती ले लो, क्योंकि लड़ना है, लड़ना, मरे मरे मरे, इंडियन मरे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें ज्यादा नुक्स नहीं निकाला जा रहा था। मतलब जिस प्रकार से आज अगर सिपाही की भर्ती होती तो कितना कठोर परीक्षा होते, कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो सैनिक चाहिए था, ज्यादा सैनिक चाहिए था झोंकने के लिए, युद्ध में मरने के लिए। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो अपने मन का आदमी उसी में घुसे आ जाए। और वास्तव में इन लोगों ने मिलकर के काफी अपने मन के क्रांतिकारी विचारों वाले आदमी को अंदर घुसेड़ा और एक डेट रखा गया कि अंदर घुस करके अंग्रेजों को मार दो और क्रांति कर दो, गदर कर दो, गदर। बिल्कुल ये गदर आंदोलन, लाला हरदयाल, गदर मचा दो, गर्दा मचा दो। तो लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे, और चलता रहा। अंदर लोग घुसाते रहे, सैनिकों की भर्ती होती रही। अंग्रेज सोच रहे हैं कि ये तो मनमान सैनिक आ रहे हैं, मजा आएगा युद्ध करने में, हमारे पास सैनिकों की कमी नहीं होगी। और ये लोग सोच रहे हैं कि चलो हम लोग भेज रहे हैं, अपने मन का सैनिक भेज रहे हैं, जैसा होगा हम जिस दिन इशारा करेंगे उसी दिन क्रांति हो जाएगी और जो बचे खुचे सैनिकों को मार के हम लोग हीरो बन जाएंगे। कल्पना करिए अगर उस दौर में अगर यह क्रांति सफल हो गई होती तो हम लोग उसी समय आजाद नहीं हो गए होते। उधर सेना मर रही है, कहां मर रही है? बाहर जाके, जर्मनी के साथ और जापान के साथ। यहां हम लोग विद्रोह कर दिए होते। लेकिन उसी दौर में एक गंदा इंसान फिर से गद्दार निकल गया और सारा भंडा फूट गया। आंदोलन होने ही वाला था, उसका डेट बदल दिया गया, सारा भंडा फूट गया। और भंडा फूटने के बाद धरपकड़ शुरू हुई। लाला हरदयाल बेचारे चले गए अमेरिका। ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये भी लाला हरदयाल पंजाब के थे। ये भग गए अमेरिका। रास बिहारी भी निकल लिए धीरे से, कहा? जापान। कब? 1915 में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1915 में ये भी निकल लिए, सब निकल लिए और आ गए। देखिए इधर अगर देखा जाए, ये हमारा भारत, ये हमारा दक्षिण पूर्व एशिया, ये है जापान। यानी यहां से होते 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 इधर जापान निकल ली। कौन? रास बिहारी बोस। चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं रास बिहारी बोस का, लाला हरदयाल का जिक्र दूसरी जगह होगा। मित्रों ये परीक्षा के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन और भी तरीके से महत्वपूर्ण है। हमको जानना चाहिए हमारे भारत के उन महापुरुषों को जिनको अभी तक आपने छोड़ा था। ठीक है, लाला हरदयाल को देखेंगे बाद में। रास बिहारी बोस चले जाते जापान में और पीएन ठाकुर के नाम से, मतलब टैगोर, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके पुत्र के नाम से चले जाते हैं जापान में।
और जापान में जब आते हैं तो यहाँ पर चूंकि नागरिकता तो है नहीं जापान की, दिक्कतें होती है। जापान में जब आ गए तो उस समय चूंकि ब्रिटिश का यानी अंग्रेजों का पूरे दुनिया पर कब्जा था, जापान पर भी कब्जा था, तो यहाँ के जो दूतावास है उनको खबर हो गई, ओ हो ये जो हार्डिंग बम केस था, मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा केस था? ये जो हार्डिंग बम केस हुआ था उसको बोलते हैं दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। ये चूंकि दिल्ली में हार्डिंग पर हत्या हुई थी और लाहौर में पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व थे लाहौर की डकैती वगैरह में भी, तो इसलिए इसको कहा जाता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें उनको मारने का प्रयास किया गया, जिसमें ये सब फरार हुए। फरार होकर जापान में आते हैं तो यहाँ पर इनको नागरिकता तो मिलती नहीं है, तो वहां पर दूतावास से पता चलता अंग्रेजों को, करी ये जो रासबिहारी बोस आया हुआ है यही तो वो आदमी है जिसकी वजह से हत्या होने का प्रयास किया गया था, हत्या करने का लॉर्ड हार्डिंग का। तब हुआ कि जल्दी से सौंपो, उसको जल्दी से सौंपो या उसको जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो कार्रवाई होगी। अब जापान बेचारा क्या करता, उनके खिलाफ एक निकाल दिया आज्ञा कि भाई जल्दी से यहां से निकल जाओ। अब रासबिहारी बोस जाए तो जाए कहां? तब एक वहां के लौह पुरुष थे, लौह पुरुष, जी हाँ, उनका नाम तो बहुत फेमस नहीं है, आप नहीं जानते होंगे, बस ये जानिए कि जो जापान के लौह पुरुष माने जाते तो उनके पास ही गए याचना लेकर के, बताइए बचाइए, हमारा क्या दोष है, हमने अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लिया, आप हमको शरण दीजिए। तो उन्होंने शरण दिया उनको। मित्रों वह बंदा जिसको बोलते हैं तयोमा, वो बंदा सन यात सेन जो चीन के क्रांतिकारी थे उनको भी अपने यहाँ शरण दिया था, बहुत ही मस्त आदमी थे वो। तो उन्होंने शरण दिया और उनके शरण देने से ही इनको बुद्धिजीवियों का भी सपोर्ट मिलने लगा। जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग, अरे नहीं रासबिहारी बहुत सही है, और 4-5 महीने बाद वह आदेश बंद कर दिया, नहीं भाई आप यहीं रह सकते हो, लेकिन खतरा तो था ही, अंग्रेज लोग पीछे पड़े ही थे। तो ये जाकर के एक दिन जाते जाते भागते भागते एक जिसको बोलते हैं कि होटल व्यवसायी, ध्यान देना, होटल व्यवसायी सोमा परिवार, सोमा दंपति या सोया दंपति इसको बोलते हैं, वहीं पर उनके यहाँ चले गए और छिप गए। उनके यहाँ छिप गए मतलब वहीं होटल में कुछ बनाने लगे, और इतने बढ़िया ये पाक शास्त्री थे कि उन्होंने होटल में बनाते कुछ एक नई डिश का प्रयोग किया, जापानी डिश, और अपने भारत का डिश बना करके एक नाम दिया इंडियन करी। मित्रों आपको आश्चर्य होगा कि आज सैकड़ों साल लगभग होने जा रहा है, सैकड़ों 100 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी वह रासबिहारी बोस का बनाया हुआ इंडियन करी आज भी बिकता है, वहां पर मशहूर है, जो उन्होंने रेस्टोरेंट में बनाया था। तो काफी दिन तक वहीं पर रहे छिपते छिपाते। तो एक दिन वो जो जापान के जो लौह पुरुष थे, यकोमा या तोयोमा, कई नाम उनका मिलता है, तो उन्होंने सोमा से कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि रासबिहारी बोस से अपनी पुत्री का शादी क्यों नहीं कर देते हो। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, जब आप कर रहे हो तो देखते हैं, लेकिन पुत्री के विचार पहले जान लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, अगर चाहो तो रासबिहारी बोस से शादी कर सकती हो, इतने दिन से हमारे साथ रह रहा है, तुम समझ चुकी हो उसको। तो उसने अपनी हामी भर दिया और दोनों की शादी हो गई। रासबिहारी बोस ने क्यों शादी किया? क्योंकि चाहते थे कि नागरिकता किसी तरह मिल जाए यहाँ पर। तो उन्होंने शादी कर लिया, 6 साल तक तो लोग साथ रहे, और जाके 1523 में इनको नागरिकता मिली। 1523 में इनको जापान की नागरिकता मिल गई, तब ये थोड़े से सुकून में हो गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद इनकी पत्नी मर गई। उनका एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र तो बेचारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। पुत्री अभी कुछ दिन पहले तक जिंदा थी, शायद आज वो भी नहीं होंगी। जी हाँ, तो जापान की नागरिकता इनको मिल गई। तब इन्होंने क्या काम किया, न्यू एशिया, क्योंकि विद्वान तो थे ही, जितने क्रांतिकारी थे मित्रों, उसमें से कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, अदरवाइज सब बड़े विद्वान भी थे। न्यू एशिया नामक पत्र निकालना शुरू किया, भारतीयों को जगाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कई भाषाओं में, सोचिए 14-15 किताबें लिखी जापानी भाषा में उसको अनुवाद किया। यानी ये यहाँ तक ये कहूंगा कि रामायण का भी इन्होंने जापानी भाषा में अनुवाद किया। जी हाँ, कई भाषाओं के ज्ञाता हुए, लोगों की नजरों में चढ़ गए, अच्छी अच्छी किताबें लिखने लगे। जापानी भाषा पर इतना ज्यादा एकदम प्रकांड विद्वान हो गए, उनका इतना पकड़ हो गया कि उसमें जो भी छापते थे तो चूंकि अपनी मातृभाषा में होता था तो जापानियों के दिल में भी बैठने लगे।
वहां पर जो भारतीय लोग रहते थे उनके मन में वो हीरो बनने लगे। तो निवेशे नामक पत्र निकाले, 14 किताबें लिखी लगभग, रामायण को भी उसमें लिखा। और सबसे बड़ी चीज कि टोक्यो में हर साल 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का ये मनाते थे, क्या नाम है उसकी, शताब्दी समारोह मनाते थे, या हर साल वार्षिक समारोह हर वर्ष मनाते थे। 1857 का संग्राम जो हमारा हुआ था भारत का, तो टोक्यो मनाते थे। तो इसलिए भारतीयों के नजरों में बड़ा अच्छा बनते गए, बड़ा अच्छे बनते गए। बाद में इन्होंने एक संस्था बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान देने का मित्रों कि ये अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत जरूरी है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जी हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने क्यों बनाया था? इसका उद्देश्य था कि जापान में रहकर भारत की आजादी के लिए जंग लड़ना। इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन किया, लोग जितने भारतीय थे सबको वहां पर जुटाया और वहां पर बताया कि नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं, देश की आजादी के लिए करना चाहते हैं, अगर आपको सपोर्ट करना तो करिए। जी हाँ, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया और उस लीग के माध्यम से जानिएगा दो सम्मेलन किया, दो जगह सम्मेलन किया। ठीक है मित्रों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। इन्होंने 2 सम्मेलन किया, एक तो टोक्यो में किया और दूसरा थाईलैंड में किया। नक्शे में देख लेते हैं। टोक्यो चूंकि जापान इधर है, जी हाँ, पहला यहां पर किया। कब किया? मार्च 1942 में। दूसरा देखिए, ये है हमारा म्यांमार और ये थाईलैंड। ये थाईलैंड यहां पर किया जून 1942 में। अब सोच सकते हैं वो कौन सा समय था ये? 1941। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1941 पर्ल हार्बर बंदरगाह था एक, यूएसए का, अमेरिका का, जिस पर जापान ने हमला कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक तो अमेरिका लड़ रहा है, किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड के हम गुलाम हैं, इंग्लैंड से आजादी पाना चाहते हैं, अमेरिका को भी हराने का पसंद करेंगे। तो जापान ने इधर अमेरिका था, अमेरिका इधर है, तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर 1941 में भयानक हमला किया, बहुत जोरदार हमला किया और बहुत तबाही मचाई। अमेरिका खौल गया। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, लूले लंगड़े थे, किसी तरह उन्होंने छोटी मोटी कार्रवाई करके बदला लिया, लेकिन खौल रहा था। मित्रों याद होगा आपको 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। आज भी नाम लिया जाता है कि वहां पर लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो किसका परिणाम था? 1941 पर्ल हार्बर पर जो उन्होंने हृदय पर हमला किया था। लेकिन यहां तो दूसरी बात हो गई, अमेरिका खोले चाहे जो हो, लेकिन हमारे रास बिहारी बोस साहब बड़ी खुश हो गए। अरे वाह, मजा आ गया, हमारे जापान ने हमला किया अमेरिका को, अमेरिका हारेगा तो इंग्लैंड भी हारेगा, हम और आजादी के नजदीक पहुंचेंगे। हमला किया, सब कुछ हुआ उधर, और इधर ये सब चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर वहां हमला हो रहा है, यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं और उसके आधार पर 2 सम्मेलन करते हैं। तो पहला तो टोक्यो में होता है, ये देखिए जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लोग जो भारतीय रहते हैं बड़े संतुष्ट नहीं होते इनकी बातों से। फिर थाईलैंड में होता है, यहाँ पर अपनी बात को रख पाते हैं। और यहाँ पर लोगों ने कहा कि अब एक सेना हमको दीजिए, ऐसे नहीं होगा, कोई न कोई हमको एक सेना दीजिए जिससे हम लोग भी उसमें शामिल हो, ट्रेनिंग लें, उसके बाद युद्ध लड़े, चाहे अंग्रेजों से चाहे अमेरिकन से। तो उन्होंने कहा चलो भैया, अब हम लोग एक सेना बनाने की प्रयास करते हैं। इधर ये सब चल रहा था, लेकिन एक कांड इधर हो रहा था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये हमारा म्यांमार, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये हमारा म्यांमार के बाद ये थाईलैंड के बाद ये मलेशिया, ये मलाया प्रायद्वीप, और ये हमारा छोटा सा जो बिंदी है सिंगापुर है। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर। यहां पर क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन की सेना, जिसके हम लोग गुलाम है, यानी समझिए हमारे इंडिया का सेना से एक आदमी निकलता है सैनिक बन करके, बहुत बड़ा सैनिक बन करके, देहरादून सैनिक स्कूल में पल करके बड़ा, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन समझ रहे हैं आप लोग, आज एनडीए करते हैं तो कैप्टन की उपाधि मिलती है।
कैप्टन कितना बड़ा पद होता है। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे अंग्रेजों ने माने उस समय हमको जो गुलाम बनाए थे, हमारे अंग्रेज यहाँ पर भेजते हैं किसको जीतने के लिए, माने ये जापान को जीतने के लिए और लोगों को। तो कहां पर ये सेना हमारी थी उस समय? हमारी सिंगापुर में हमारी सेना थी। हमारी सेना माने अंग्रेजों की सेना। यहाँ पर चूंकि अंग्रेज मालिक थे, अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में आती है। उसके लीडर कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान देना। और इधर जापानी क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस, वो जापान थाईलैंड उनका अलग सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये अभी गुलामी के रूप में हम लोग अभी गुलाम है। उस गुलामी में एक लीडर बन के आते हैं, किससे लड़ने के लिए? जापानियों से लड़ने के लिए। इधर एक बंदा जापान में रहकर दूसरा क्रांति करना चाह रहा है, इधर एक अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आए हैं जापानियों से। लेकिन होता क्या यहाँ पर बुरी तरह जापानी इनको हराते हैं। किसको? अंग्रेजों को, यानी हमको। उस समय हमारी सेना किसकी थी? अंग्रेजों की थी। और बुरी तरह हराया जाता है। ये भाई साहब कैप्टन मोहन सिंह सिंगापुर में गिरफ्तार हो जाते हैं। कैप्टन मोहन सिंह सिंगापुर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसका मतलब अंग्रेज हार जाते हैं, इसका मतलब इंडिया हार जाती है, इंडिया सेना हार जाती है। जीतता कौन? ये जापान ने लगभग इस पर सब पर कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा मूवमेंट था। एक तो यहां पर हमला किया अमेरिका पर, दूसरे यहां पर कब्जा कर लिया, पूरा लगभग कब्जा कर लिया। लेकिन सिंगापुर में जब कब्जा किया तो ये गिरफ्तार हो गए। इनके साथ लगभग 90,000 लोग गिरफ्तार हुए। 90,000, जिसमें से 45,000 तो इंडियन थे और 45,000 अंग्रेज रहे होंगे। और भी चूंकि सबको उन्होंने अपना गुलाम बनाया था, तो कुल मिला जुला के 45,000 में थे, 45,000 इधर। लेकिन जापान का जो फ्यूजियामा जो वहां का सेना नायक था, जो वहां का जनरल था, बहुत मस्त आदमी था। उसको ये लगा कि यार ये लेके करूंगा क्या, 90,000 को अगर कैद कर ले रहा हूं, 45 को तो मार दो गोली, माने अंग्रेज है, इनको हटाओ। लेकिन जो इंडियन हमारे सपोर्टर है, रास बिहारी बोस का यहाँ चर्चा हो रहा था, इंडियन हमारे सपोर्टर हैं, अगर इनको मिला लिया जाए और मिलाने के बाद अगर अंग्रेजों पर हमला किया जाए कितना मजा है। तब इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को एक पद दिया, मतलब एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया। क्या दिया? कि देखो तुम एक सेना बना सकते हो। देखिए सिंगापुर, ये मलाया प्रादीप, सिंगापुर में कहते हैं कि तुम एक सेना बना सकते हो, उन सेना बना लो। एक बहुत बड़े ग्राउंड में, फुटबॉल के ग्राउंड में जुटाता है वो, और वो बोलता है सबसे कि देखो भाई, तुम भी एशियन, हम भी एशियन, हम दोनों भाई भाई हैं। वो साले यूरोपियन हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, तो हम क्यों ना मिलकर लड़ें। लेकिन चूंकि हम आपको जानते नहीं, हमारी भाषा को, आपको भाषा को जानते नहीं है, तो यहाँ कैप्टन मोहन सिंह को यह सौंपा जा रहा है कि हम लोग भाई भाई हैं, दुश्मन नहीं है, आप एक सेना खड़ी करो। तो कैप्टन मोहन सिंह सोचते हैं कि यार बंदी होने से, मरने से अच्छा है कि चलो हम बन जाते हैं, हम एक सेना बना ही लेते हैं। तब इन्होंने स्पीच दिया, एक फायरी स्पीच, एक जबरदस्त भाषण दिया। और उस समय 16,000 लोग शामिल हुए, उन्होंने हाथ उठाया। जी हाँ, उन्होंने एक अपने संस्मरण लिखा है कि इंडियन रेवोल्यूशनरी, मतलब कि जितना उन्होंने त्याग किया है, अपने संस्मरण माने अपनी याददाश्त का जो गुच्छा है, उसमें एक लिखा हुआ है कि जब मैंने जो सीला भाषण दिया तो उसमें सब लोग टोपी अपना हवा में उछाले, इनकलाब जिंदाबाद। जिस समय बहुत प्रचलित नहीं हुआ था, भगत सिंह ने प्रचलित किया, उस समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे। मित्रों, अभी बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, कुछ लोग जो अभी लौट के वहां से आए थे, उन्होंने भी बताया कि वहां पर टोपी उछाला गया, लोग खुशी के मारे पागल हो गए। चलो हम लोग बंदी, ध्यान दीजिएगा, प्रिजनर ऑफ वार, एक वर्ड होता है प्रिजनर ऑफ वार। जो जापान का जनरल था उसने कहा कि आप लोग प्रिजनर ऑफ वार नहीं हो, माने युद्ध के कैदी नहीं हो, आप हमारे दोस्त हो, गले मिलकर हम लोग लड़ते हैं, अंग्रेजों से मिलकर लड़ते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले क्या डाला? INA। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सितंबर 1942 में। ये देखिए मार्च और जून चल रहा है, अभी ये लोग सेना बनाने को सोच रहे हैं, तब तक यहां बन गया सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी। ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी एक संस्था बन जाती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि INA किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो जी नहीं मित्रों, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आयर में, तो उसके कौन सैनिक थे? वही जो कैप्टन मोहन सिंह के साथ बंदी हुए थे। कहां पर बंदी हुए थे? सिंगापुर में। किसके आगे झुके थे, किसके आगे समर्पण किए थे? जापानियों के आगे। तब उन्होंने बनाया और कहा कि ये सेना हम लोग मिलकर के लड़ेंगे।
शर्तों के साथ उन्होंने जापानी जो जनरल था ना उससे साथ कहा कि देखिए भाई शर्त होगी, हम आजाद होंगे, हम अलग से अपने ढंग से लड़ेंगे, आप हमारे ऊपर प्रेशर मत डालिएगा। लेकिन जापानी भी वही थे, साम्राज्यवादी तो भी रहे हैं, तो उन्होंने अपने ढंग से प्रयास, वो तो किस लिए बनाए थे, उनको पता है कि इंडिया का इस्तेमाल हम लोग अपनी आजादी के लिए करेंगे। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह को थोड़ा खतरा लगा, उनको लगा कि यार ये तो जबरदस्ती कुल काम करवा रहा है, ये तो अपनी आजादी के लिए कर रहा है। तो थोड़ा टुन्न मुन्न हो गया जनरल मन में, और उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया। कहा कि नहीं भाई ये गड़बड़ है। जब कैप्टन मोहन सिंह गिरफ्तार हो गए तब आईएनए को कौन देखेगा, तब हुआ कि भैया अब बुलाया जाए किसको, रास बिहारी बोस को। ध्यान देना, अगर संस्थापक कहा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह किसके संस्थापक थे, आईएनए के। अब आते हैं वो और पूरी उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, किसकी, आईएनए की। यानी आईएनए की संस्थापना भी होती है कहां पर, सिंगापुर में। सारा कुछ ड्रामाबाजी चल रहा है वहीं पर। और उसके बाद जब कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जापानी अधिकारियों से थोड़ा सा टुन्न मुन्न हो जाता है और वहां पर उनको नजरबंद भी कर दिया जाता है। तब ये हुआ भाई अब रास बिहारी बोस को बनाया जाए। रास बिहारी बोस वहां अपना थाम लेते झंडा और जम करके चलाते हैं। यानी समझिए आईएनए को ले चल के खींचने वाला। लेकिन चूंकि ये 1885 में जन्म हुआ और ये आ गया 1942 आ गया, यानी 1542-57 साल, तो 60 साल के होने जा रहे, बूढ़े हो चुके हैं, क्या करेंगे अब, है ना। ये सब तो करते जा रहे थे, सब करते जा रहे थे। और आईएनए को बकायदे 1 साल संचालित किया उन्होंने, अपने ओजस्वी भाषणों से बिल्कुल किया और सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का मतलब उस सेना को लेकर के खूब लड़ाई लड़ा। अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है मित्रों। लेकिन जब देखा कि बूढ़े हो रहे हैं, तब उन्होंने इसी सिंगापुर में जान लिया कि हमारे सुभाष चंद्र बोस युवा एक ऐसे नेता जो हिटलर तक से नहीं डरते हैं। हिटलर से मिले, हिटलर को भी बात समझा। हिटलर कहां के थे, जर्मनी के। तो हिटलर से भी उन्होंने कहा कि भाई आप भी मिल जाते तो हम लोग मिलके लड़ते, उधर हमारे जापान में सब मिल गए हैं, चलिए आप हम लोग मिल जाते हैं, अंग्रेजों को रौंद देते हैं। लेकिन हिटलर सुभाष चंद्र बोस की बातें समझा नहीं समझा और अपनी बात मनवाने में सफल नहीं रहे ये सुभाष चंद्र बोस। तब किसी तरह हमारे रास बिहारी बोस ने संपर्क करके सुभाष चंद्र बोस को यह सूचना भिजवाया कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब आप आओ और आईएनए की कमान संभालो। सुभाष चंद्र बोस वहां से जर्मनी से चलते हैं स्टीमर से, फिर आते आते यहाँ सिंगापुर में आते हैं। ध्यान देना, जर्मनी इधर है, यहाँ पर कैसे कैसे वो आए होंगे, कितने मुश्किल से। तो यहाँ पर आते हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर में ध्यान देना 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई, उसी दिन रास बिहारी बोस, चूंकि कैप्टन मोहन सिंह को अध्यक्षता करना था लेकिन लोगों ने छोड़ा ही नहीं, उनको जेल में ही रखा। तो ये बूढ़े थे, रास बिहारी बोस ने खूब बढ़िया सा लेक्चर दिया और कहा ध्यान दीजिएगा मित्रों, रास बिहारी बोस से मिलने रविन्द्रनाथ टैगोर भी गए थे जब जापान में, तो उनके घर पर गए थे। आप उनका फोटो गूगल पर देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनके घर पर गए थे और मेरे फोटो वहां खींचा गया है। और उसके बाद बड़ी शाबाशी दी कि वाह क्या काम कर रहे हो तुम यार, भारत से बाहर रह करके तुम आजादी की अलग जगा रहे हो। और यहां तक कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर लौटे उनके घर पर बंगाल में, देखिए क्यों भूकंप से उनका घर गिर गया था, तो उनको 600 रुपया दिया। उनके पूरे उस समय 600 रुपया बहुत था, क्योंकि बहुत धनी आदमी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अंग्रेज एकदम नाराज हो गई कि तुम उस गद्दार क्रांतिकारी को पैसे क्यों दे रहे हो, उनके घर को बचाने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा छोड़ो हटाओ, मेरी मर्जी है। उन्होंने बिल्कुल रिस्क लेकर के 600 रुपये दिया था। इतने महान क्रांतिकारी थे हमारे रास बिहारी बोस साहब। आते हैं यहाँ पर, थाम लेते हैं पूरी जिम्मेदारी। लेकिन 4 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई को 2 केस हुआ था। एक तो अमेरिका आजाद हुआ था, दूसरे हमारे आराध्य स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि 4 जुलाई 1902। तो 4 जुलाई को वो आते हैं बुढ़ौती में, अपना लेक्चर देते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब आपको एक नए जोश, नई खून की जरूरत है। और वो क्षमता किसी में नहीं, इस समय पूरे भारत में नहीं है। भारत से भाग करके अपने देश को
आजाद कराने का सपना देखने वाला एक चांद, एक सितारा सुभाष चंद्र बोस आपके सामने है। आज मैं उनको सौंपता हूं, आज मैं उनको सौंपता हूं आईएनए की कमान। तो आईएनए मित्रों, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की कमान किसने सौंपा? रास बिहारी बोस ने। किसको सौंपा? सुभाष चंद्र बोस को। और कहां पर? सिंगापुर के सेंट कैथेड्रल हॉल में, जो कि आज एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, उसमें भी हॉल था, उस हॉल में। और वहीं पर उन्होंने नारा दिया, क्या? दिल्ली चलो। पहली बार बोला था दिल्ली चलो, और वहीं पर झांसी रेजिमेंट। ये मैं सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में बताऊंगा। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस ने हार्डिंग बम केस का प्लानिंग रचा, दिल्ली षड्यंत्र केस का मुख्य कर्ता धर्ता। वहां 4 लोग फांसी चढ़ गए। वहां से भाग करके जापान आते हैं, जापान में लड़ाई लड़ा, उसके बाद जापानी लड़की से शादी किया, फिर नागरिकता ली, फिर यहाँ पर अपने किताबों द्वारा क्रांति का प्रचार प्रसार किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसकी वजह से सारा सिस्टम, ये जो आईएनए का विचार, यही विचार था। इसी ने कहा था कि एक सेना बनानी चाहिए, जो कि बाद में यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में बनाया, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए थे, उन्हीं की सेना लेकर के और जापानी जनरल की सहायता से बनाया। लेकिन बाद में थोड़ा तूतू में की वजह से गिरफ्तार हुए, और लास्ट में मोहन सिंह ने सौंप दिया 4 जुलाई 1943 को आईएनए की कमान। और फिर वहां नाम आया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज मित्रों, सुभाष चंद्र बोस के लिए इतना सम्मान है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की कल्पना थी? जी नहीं मित्रों, वह कल्पना कीरत सिंह, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नाम था, कीरत सिंह ने ही रचा था कि किसी तरह कैप्टन मोहन सिंह और फ्यूजियामा में संपर्क हो जाए और यह सेना बनाए। तो वह कीरत सिंह, छोड़िए उनको, उनका तो इतिहास में नाम लुप्त हो गया, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह ने उसको आधार दिया, और उस आधार के रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, और उसको संवारा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आजाद हिंद फौज जो गठित हुआ, वह किसका रूप था? पूर्ववर्ती रूप आईएनए का। और आईएनए बनाया किसने? हमारे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। मित्रों, आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा वीडियो होगा, लेकिन जब आप चिंता नहीं करते, आपको लग रहा है कि बड़ा वीडियो बनाइए आप, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा लग रहा है मित्रों, आप बताइएगा जरूर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि गलत सही कुछ भी कमेंट आता है तो लगता है कि नहीं, क्या जा रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ नहीं। वैसे मैं सही बताऊं, आपको अच्छा लगे न लगे, आप कमेंट शेयर करें न करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। महापुरुषों के बारे में बता करके मैं अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूँ। मित्रों, अगर पसंद आएगा तो जरूर बढ़ाइए इसको, शेयर करिए खूब जम के, लोगों के बीच में फैलाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और अपने सबसे पहले लाभान्वित होइए। या मित्रों, फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद एक नई तस्वीर के साथ, एक नई इतिहास के साथ, एक नए इतिहासकार के साथ।